हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर कुछ अजम्पशंस हमें करनी है प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के लिए। रीजन बीइंग द फैक्ट कि पहली दफा आप एक टू डायमेंशनल मोशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले तक जो हमने मूवमेंट्स पढ़ी हैं वो वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। आपने उसके ऊपर एस इक्वल्स टू वीटी वाली इक्वेशन पढ़ी, आपने एक्सेलरेशन वाली या यूनिफॉर्म मोशन वाली इक्वेशंस पढ़ी, लेकिन वो थी सारी स्ट्रेट लाइन की। इफ रिमेंबर द होल नेम, वो इक्वेशंस ऑफ मोशन वाला इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन, चारों डायरेक्शंस में स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मींस वन डायमेंशन, ठीक है। तो यहां फर्स्ट टाइम हम पढ़े हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये इसके लिए हमें कुछ, क्योंकि नई मूवमेंट है, वी आर स्टडीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हमें कुछ उसको सिंपल रखने के लिए कुछ बेसिक अजम्पशंस करनी है। तो 3 बेसिक अजम्पशंस इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने शुरू में पढ़नी है, ठीक है। बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि हमने कहा कि अगर कोई बॉडी एक्स और वाई दोनों में साइमल्टेनियसली मूव करे तो वो प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अगर कोई बॉडी इस तरह से जा रही हो, इस वाले को तो हमने कहा कि प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। लेकिन अगर ये कर्व ना बने, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन भी इसका हो, तो क्या ये भी प्रोजेक्टाइल है या नहीं? क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस का कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, लिहाजा एक्स के अलोंग तो ये मूव करता हुआ नजर आ रहा है, लिहाजा हाइट भी अटेन कर रहा है, लिहाजा वाई एक्सिस भी इसके अंदर आपको नजर आ रहा है, विच मीन्स कि टू डायमेंशन तो ये है। तो क्या ये टू डायमेंशनल मोशन है? क्योंकि जिस टाइम पे अगर ये यहां से आगे बढ़ा तो इसने हाइट पे भी कुछ ना कुछ फासला कवर किया है और इसने एक्स पे भी कुछ ना कुछ फासला कवर किया है। ये और आगे बढ़ा, मजीद हाइट पे पहुंच गया, मजीद एक्स का लॉन्ग पहुंच गया, तो दो डायमेंशनल मोशन तो ये कर रहा है। तो क्या ये वाली इस तरह की स्ट्रेट लाइन मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे या टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे? टू डायमेंशन का मतलब क्या है? एक साथ दोनों एक्सिस पे चलता हुआ नजर तो आ रहा है आपको, बट दिस इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल, माइंडेड, दिस इज नॉट प्रोजेक्टाइल। रीजन, कोई बॉडी टू डायमेंशनल मोशन होने का मतलब यह है कि किसी भी एंगल से, किसी भी एंगल पे, ये एक्स वाई जेड एक्सिस तीन होते हैं ना हमारे, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, ये जेड एक्सिस आ गया। एक्स वाई जेड एक्सिस को हम अपनी आसानी के लिए रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, लाइक दिस, हम इसको ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। ये तीन एक्सिस में, ये हमारे पास एक्स एक्सिस शो कर रहा है, ये हमारे पास वाई एक्सिस शो कर रहा है और ये हमारे जेड एक्सिस शो कर रहा है। तो इन एक्सिस को हम किसी भी अपनी कैलकुलेशन में आसानी के लिए किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। किसी भी एंगल, जैसे ये है या ये है, हम इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, कैसे भी, ऐसे रख के, 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 किसी भी एक सिम्त में आप उस, किसी भी सिम्त में आप उसको रोटेट कर सकते हैं, शर्त ये तीनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। यानी कि हम कहते हैं ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, यानी कि 90 का एंगल बनाता है। एक्स एक्सिस का वाई से भी 90 का एंगल है और जेड से भी, आप देखें इस रेड मार्कर से, वाई एक्सिस का इसी तरह एक्स के साथ ब्लू मार्कर से भी आप देखें 90 का एंगल है, और जेड के साथ आप देखें रेड, इसके साथ भी 90 का एंगल है। लाइकवाइज जेड एक्सिस का भी आप देख लें, एक्स के साथ 90 का एंगल है और वाई के साथ भी 90 का एंगल है। तो ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 के एंगल के ऊपर होते हैं। तो एज लॉन्ग एज इनकी म्यूचुअल परपेंडिकुलरिटी को हम वायलेट नहीं करते, एज लॉन्ग एज आप उसको किसी भी तरह से घुमाएं ऐसे कि इनके दरमियान बनने वाला 90 का एंगल बरकरार रहे, वो रोटेशन बिल्कुल जायज है, वो रोटेशन बिल्कुल वैलिड है, वो रोटेशन बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। तो टू डायमेंशनल मोशन की पहचान ये होती है कि ये जो एक्स और वाई एक्सिस हैं, इनको किसी भी सिम्त में घुमाने पे हर बार दोनों एक्सिस में आपको चेंज नजर आना चाहिए। तो यहां अभी इस पोजीशन में तो आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों के दरमियान चेंज हो रहा है, यानी कि ये ऐसे जा रहा है तो एक्स में भी आगे बढ़ा है, वाई में भी आगे बढ़ा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं इस तरह से, तो अब आप देखें ऑल ऑफ अ सडन
वाई एक्सिस यानी कि ग्रीन मार्कर की लाइन में इसकी कोई मूवमेंट आपको नजर नहीं आ रही, यानी कि अब इस पोजीशन पे अगर हम एक्स और वाई एक्सिस को रखें तो ये मूव करता हुआ नजर नहीं आ रहा वाई एक्सिस के ऊपर, which means ये एक ही एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, so this is a one dimensional motion। ठीक है, तो यहां से हमें एक बात याद रखनी है, एक स्ट्रेट लाइन में चलने वाली मूवमेंट हमेशा वन डायमेंशनल मोशन ही कहलाएगी। एक स्ट्रेट लाइन लीनियर है ना, हमेशा वन डायरेक्शन मोशन ही कहलाएगी, बिकॉज क्योंकि एक्स और वाई एक्सेस की किसी एक खास रोटेशन पोजीशन पे आके वो एक एक्सेस पे ही लाई करेगी, दूसरे एक्सेस पे लाई करना बंद कर देगी। तो ऐसी किसी एक भी पोजीशन पे 360 डिग्री पे हम इसको रोटेट कर सकते हैं कम से कम, तो किसी एक डिग्री पे भी, किसी एक एंगल पे भी, किसी एक पोजीशन पे भी ये इस तरह से एग्जिस्ट करना शुरू करे कि एक एक्सेस पे नजर आए, एक पे नजर ना आए, ये वन डायमेंशनल मोशन है। तो इसको याद रखने के लिए तरीकाकार क्या याद रखा, शेप देखें, स्ट्रेट लाइन है, यस, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा एंगल आपको नजर आएगा जहां पे ये वन डायमेंशन बन जाएगा। और अगर ये कर्व है, चाहे आप ये देख लें, 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 अगर ये कर्व है तो टू डायमेंशनल होगा, स्ट्रेट लाइन है तो टू डायमेंशन नहीं हो सकता, चाहे वो किसी एंगल पे ही क्यों ना बन रहा हो। ठीक है, ऑलराइट, तो हम यहां से अभी चलते हैं बेसिक असम्पशंस इन प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ बेसिक असम्पशंस इन प्रोजेक्टाइल मोशन में ये बेसिक असम्पशंस हमने क्यों की, ताकि प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी को थोड़ा सा सिंपल बना दिया जा सके। वंस वी आर यूज्ड टू ऑफ इट, तो फिर आगे जब एडवांस स्टडीज की जाती हैं उसमें फिर रियल कंडीशंस को इनकॉर्पोरेट या एम्बेड किया जाता है। ठीक है, ऐसा हम बहुत दफा करते हैं, इवन आपने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं वो भी असम्पशंस के साथ हैं कि जिसमें किसी किस्म की एयर फ्रिक्शन या ग्राउंड फ्रिक्शन को हमने कंसिडर नहीं किया। ठीक है, तो आप देखें वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी हो, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर हो, कहीं एयर फ्रिक्शन का जिक्र नहीं है, क्योंकि जो भी गाड़ी मूव करेगी स्ट्रेट लाइन के ऊपर उसके ऊपर हवा की तो फ्रिक्शन लग रही होगी, ग्राउंड फ्रिक्शन भी लग रही होती है, जिसकी वजह से वो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद रेस्ट में आ जाती है, लेकिन अगेन हम उसको कंसिडर नहीं करते। ठीक है, क्यों, अजम्पशन की वजह से हमें वो इक्वेशंस ऑफ मोशन को पढ़ना आसान हो जाता है, बाद में फिर हम उसको, आपने शायद वर्क में पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन को माइनस करा दिया जाता है जब बॉडी थ्रू द एयर मूव कर रही होती है तो। ठीक है, सो स्टार्टिंग में इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स सिंपलर हम कुछ अजम्पशंस करते हैं। सबसे पहली और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशंस, एयर फ्रिक्शन को हमने निग्लेक्ट कर दिया, यानी कि जो भी प्रोजेक्टाइल हम पढ़ेंगे उस प्रोजेक्टाइल में फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, नो एयर फ्रिक्शन। दूसरा, अर्थ के कर्वेचर का और अर्थ की रोटेशन का कोई इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, निग्लेक्ट कर दिया। हम जानते हैं अर्थ रोटेट करता है, ठीक है, अर्थ रोटेट करता है, तो रोटेट करने में क्या होता है, रोटेट करने में अर्थ की स्पिन की वजह से पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, व्हाट विल हैपन कि हम मिसाल के तौर पे किसी एक प्रोजेक्टाइल को आपने यहां से उछाला और यहां पे आना है उसको, यहां से आपने उसको किक लगाई बॉल को और वो यहां तक आ गया। अगर हम अर्थ की रोटेशन को कंसिडर करें तो हमने अंदाजा लगाया हुआ था कि भाई यहां से शुरू होगा, सपोज 50 मीटर के बाद यहां पर पहुंच जाएगा। अब 50 मीटर के बाद आपने लैंड को ऐसे मार्क कर दिया, आपने कहा ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब आपने उसको भेजा और इतनी देर में अगर अर्थ रोटेट कर गया तो उसको जो यहां आना चाहिए था, यहां आने के बाद इतने में अर्थ रोटेट कर गया, वो यहां आ रहा है। आपको तो नहीं अंदाजा होगा, आप तो कहेंगे ये तो 50 मीटर के बजाय मेरी पोजीशन से तो 30 मीटर के फासले पे ही आगे गया, तो हमारी कैलकुलेशन गलत। हमारी कैलकुलेशन गलत नहीं है, हमारी कैलकुलेशन में रोटेशन के इफेक्ट को आपने कंसिडर नहीं किया। रोटेशन के इफेक्ट को आप कंसिडर कर लेंगे तो उसमें आपका रिजल्ट बिल्कुल इसके साथ मैच करेगा। तो हमने इतने छोटे प्रोजेक्टाइल्स लिए हैं कि जिसमें अर्थ की रोटेशन हो ही नहीं पा रही, यानी कि इससे पहले कि अर्थ कंसिडरेबली रोटेट करे हमारा प्रोजेक्टाइल एंड कर जाए, तो रोटेशन की वजह से जो जगह का कम ज्यादा होना, प्रोजेक्टाइल के फासले का कम ज्यादा होना पॉसिबल था, वो नहीं होगा। ठीक है, इतने छोटे प्रोजेक्टाइल्स हमने कंसिडर किए हैं कि जिन प्रोजेक्टाइल्स की ड्यूरेशन इतनी छोटी है कि वो अर्थ के रोटेशन से पहले ही प्रोजेक्टाइल मोशन हमारी एंड हो जाती है। तो रोटेशन की वजह से
कैलकुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी खत्म। अर्थ के कर्वेचर का भी कोई इफेक्ट हम इसमें शामिल नहीं होने देंगे। वी नो कि अर्थ इज कर्व्ड। अर्थ के कर्व होने का मतलब क्या है कि अर्थ की लैंड इस तरह से कर्व है, ठीक है। तो हमने उसके कर्व के, हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो स्ट्रेट, ग्राउंड को स्ट्रेट कंसिडर, फ्लैट कंसिडर करके कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे हिसाब से उसको यहां होना चाहिए था, लेकिन अर्थ तो कर्व है तो उसको यहां से आके ऑल द वे यहां पे हिट करेगा। तो अगेन जो फासला ओरिजिनली स्ट्रेट लाइन वाले के हिसाब से बनना चाहिए था, कर्व का इफेक्ट अगर नजर आप सामने रखेंगे तो उसकी एक्चुअल पोजीशन डिफरेंट बनेगी। अगेन दैट वुड ऐड अ सर्टेन डील ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन आवर कैलकुलेशन। तो हमने कहा भी कर्वेचर को भी हटा दो, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कैसे हटा सकते हैं कर्वेचर को? अर्थ इज नॉट अ फ्लैट सरफेस, ठीक है, और हम भी फ्लैट अर्थर्स नहीं है, ठीक है। तो वी नो कि अर्थ इज नॉट फ्लैट, इट्स अ कर्व्ड सरफेस। इतने छोटे फासले के प्रोजेक्टाइल कंसीडर करो कि जिसमें अर्थ का कर्वेचर कंसिडरेबली ना हो। रोटेशन के इफेक्ट को हमने कैसे कहा, हमने कहा इतनी कम रोटेशन, यानी कि रोटेशन के इफेक्ट को कैसे नजरअंदाज किया, हमने इसको ऐसे काउंटर किया कि इतनी कम ड्यूरेशन के प्रोजेक्टाइल बनाओ कि अर्थ रोटेट ही ना कर सके उससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन एंड हो जाए। कर्वेचर के इफेक्ट को हम कैसे नजरअंदाज कर रहे हैं, हमने कहा इतने छोटे फासले तक प्रोजेक्टाइल को भेजो कि अर्थ कर्व हो ही ना सके इतने में और हमारा प्रोजेक्टाइल उससे पहले लैंड कर जाए, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो कि इसी से रिलेट करती है, वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट, यानी कि इतनी हाइट के प्रोजेक्टाइल, हम ये बात जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हाइट पे जाते हुए चेंज होती है, डेप्थ पे जाते हुए भी चेंज होती है, ठीक है। तो लेकिन एक सर्टेन हाइट तक, ठीक है, एक सर्टेन हाइट तक जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, या बहुत ही मिनिमल सा चेंज उसके अंदर आता है, नेग्लिजिबल चेंज आता है एक सर्टेन हाइट तक। तो बस उतनी ही हाइट के प्रोजेक्टाइल हमें रखने हैं, उतनी ही हाइट तक के प्रोजेक्टाइल्स हम पढ़ेंगे कि जिसमें जी की वैल्यू कांस्टेंट ही होगी। इतना ऊंचा कोई प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ेंगे कि जिसमें जी की वैल्यू चेंज होती रहे, क्योंकि जी की वैल्यू अगर चेंज होती रहेगी तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन रहेगा, अगेन adding a great deal of complexity in our studies। सही है। तो क्या क्या, ए फ्रिक्शन को नजरअंदाज कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज, अर्थ के कर्वेचर को, यानी कि इतने छोटे फासले के प्रोजेक्टाइल लेंगे कि अर्थ कर्व ही नहीं हो सकेगी। इतने छोटे ड्यूरेशन के प्रोजेक्टाइल्स हम लॉन्च करेंगे, इतनी देर तक हवा में नहीं रखेंगे, इतने छोटे ड्यूरेशन के प्रोजेक्टाइल्स रखेंगे कि अर्थ रोटेट ही कंसिडरेबल नहीं कर सकेगी। और इतनी हाइट तक हम रखेंगे प्रोजेक्टाइल कि जिस हाइट तक जी की वैल्यू सेम रहती है। इतनी लंबी हाइट नहीं रखेंगे कि जहां जी का आंसर भी 9.8 से कम हो जाए कंसिडरेबल। तो ऐसे हमने आसानियां अपने लिए रख ली है, ठीक है।